हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। कोशिश होगी कुछ बढ़िया स्टॉक्स आपके सामने पेश करें जो आज की ट्रेडिंग सेशन में आपको अपनी स्क्रीन पे ऐड करने चाहिए। किसी ना किसी वजह से वो स्टॉक्स आप सबके रडार पे होने चाहिए। अच्छा, स्टॉक्स मेंशन करूं उससे पहले जिस पिच पे आज के ये टीम लाइनअप्स हैं उस पिच का थोड़ा सा डिटेल आपकी स्क्रीन पर आएगी। वो कवर डालने का काम हो नहीं पा रहा है ढंग से आज। सॉरी, उसके थोड़ा लेट हो जा रहे हैं हम लोग। नीरज जी करते थे ये काम, अभी निकल लिए छुट्टी पे, तो जब हम लोग कवर डालने में थोड़ा लेट हो जा रहे हैं। लाइक पिच नहीं खाएंगे क्या इधर? अरे आज दिखाएंगे डायरेक्टर साहब। चलिए छोड़िए। आपकी स्क्रीन पे आएगा मूड माहौल। ये आ गई पिच, बढ़िया है। ये जूम इन करा, ये कल वाली पिच नजर आ रही है, कल सुबह जो हमने देखी थी। थोड़ी सी नमी है। तो अब हुआ क्या, कल यूएस के मार्केट स्क्रीन्स पर आएंगे। वैसे यूएस के फ्यूचर्स दबाव में थे। इंडिकेशन था कि बैक टू बैक दूसरा सेशन होगा जब पेन होगा। हम लोग डाइजेस्ट करके गए थे 1 से 1.5% यूएस के फ्यूचर्स कल 3:30 बजे दबाव में। एक्चुअल सेशन में हुआ क्या, 1.5 से 2.5% तक अक्रॉस बेंचमार्क्स पे डाउ 600 पॉइंट गिरता हुआ नजर आया। चौतरफा बिकवाली का प्रेशर हावी हुआ। रिस्क एवर्जन क्लियरली स्क्रीन पे प्ले आउट होगा। यह आपकी स्क्रीन पे कल यूएस का बाजार इंट्राडे डाउ भी दिखाइएगा, दिन के लोज पे वो जाके क्लोज हुआ था। कंसर्न्स अभी भी वही बहाना बना हुआ है। दरअसल कंसर्न की जगह अच्छे मूव्स के बाद प्रॉफिट टेकिंग का वो बहाना है। बहाना क्या है कि फेड कितना एग्रेसिव होगा उसको लेके कंसर्न्स। तो हमने उसको भुला दिया था। हम सब जानते थे फेड की रेट हाइक तो रुकी है नहीं। इन्फ्लेशन का टारगेट 2% का है, फेड एग्रेसिव रहेगा। पर पिछली इन्फ्लेशन रिपोर्ट के बाद एक्सपेक्टेशन 50 बेसिस पॉइंट की दरों में बढ़ोतरी की थी। अब वो धीरे धीरे वॉइस 75 की तरफ बढ़ रही। तो शायद वो ये इसीलिए मैंने कहा बहाना बन गया। वो सितंबर में मीट आनी है और उसके बीच में एक इन्फ्लेशन की रिपोर्ट पहले आने वाली है। तो अभी सब दूर की कहानी है, लेकिन वो प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू होती, वो पेन कंटिन्यू होता हुआ। ये कुछ हद तक फ्यूचर्स का पेन कल के सेशन में हमने झेल रखा है। हमारा मार्केट खुद ही कल 250 पॉइंट, 300 पॉइंट गिरा है फ्राइडे के उस 200 पॉइंट के प्रेशर के ऊपर। तो मूड तो बिगड़ा यहां पे भी हुआ है। और दिक्कत यह है कि एसजीएक्स निफ्टी पहले लग रहा था कि हम थोड़े से रेजिलिएंट होंगे, 1/4 1/3 फीसदी, लेकिन अब वो हर टिक के साथ एसजीएक्स निफ्टी की वीकनेस बढ़ रही है। तो जब 7 बजे का शो मैंने खोला था तब एसजीएक्स निफ्टी उस समय 30-40 पॉइंट नीचे शो करते करते 50 पॉइंट, अब आपकी स्क्रीन पे 80 पॉइंट के दबाव के साथ शुरुआत होने की, हम आधे % की कमजोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यह पिच का हाल है। आपने अभी कुछ बोला था, कोई चीज 2% की है। क्या चीज 2% की है? वो इन्फ्लेशन टारगेट्स फेड के 2% का है? 2%। 2% का। तो इस समय 8 पे चल रहा है। फेड ने इस पिछले मिनट्स में क्लियर कर रखा था कि उनका एम 2% पे लाना है, उसके लिए जो भी स्टेप्स उठाने पड़े तो वो करेगा ही। और अच्छा। ये बात बार बार रह रहे कि जब सुबह ग्लोबल क्यूज डिस्कस होते थे पिछले हफ्ते भी वाजपेयी जी के साथ, ये होता थी बात। मैं दूसरा 2% समझा रहा हूँ, थोड़ा थॉट में समझना। अच्छा, नहीं, इज्जतदार मार्केट है वो। खैर, 73 अंकों की गिरावट एसजीएक्स निफ्टी में है। आज सेकंड हाफ पे थोड़ा मुझे लग रहा है कि मार्केट शायद रिबाउंड करे, क्योंकि 2 दिन से इतनी मासिव सेल ऑफ हम देख रहे हैं और अच्छी खासी बिकवाली आ गई है। अगर आप 18,000 के जोन से देखेंगे तो 17,400 600 पॉइंट करीब निफ्टी ऑलरेडी ईज आउट हो चुका है। तो अगर आज ये 70 पॉइंट और ऐड कर देते हो तो आप 17,350 17,330 के आसपास खोलेंगे, जो कि एक शायद नियर टर्म सपोर्ट जो भी थोड़ी देर पहले सतपुत्र साहब कह भी रहे थे। तो अगर मार्केट वो लेवल्स दिखाता है तो शायद वहाँ से एक शॉर्ट टर्म पुल बैक या रिबाउंड दिखा सकता है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में हमेशा प्ले आउट होती हैं, तो उसी को ही आप फोकस करेंगे। अच्छा, मेरी तरफ से भी आज भी मेजरली मैं बाय साइड पे ही रहूँगा और जो स्टॉक्स मैंने चुने हैं उनमें भी आप तेज़ी ही की उम्मीद लगा के चल सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपके स्टॉप लॉसेस थोड़े डीप हों, तो उस हिसाब से अपनी रणनीति को आप बनाइएगा। पहला नाम जो मेरी तरफ से है वो कल आशीष का पहला नाम था, वो है सोना कॉमस्टार। उसको चुनने की वजह उसने कल भी रेजिलियंस शो की है। अगर आप कल के नंबर्स देखेंगे तो कल भी वो स्टॉक हरे निशाने बंद हुआ, ना केवल बल्कि बढ़िया एक समय पर 1.5 से 2% के आसपास की तेज़ी 531-32 तक के जोन उसने दिखाए थे। हो सकता है कि ये जो रेजिलियंस शो कर रहा है ये रेजिलियंस में बनी रहे, क्योंकि ये स्टॉक हायर लेवल से काफ़ी टूट चुका है। 512-13 की ब्लॉक हुई थी, तो उन लेवल से बहुत दूर नहीं है 2, और इतने 3 दिन से एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो 518-517 के आसपास के लोज मैक्सिमम, और वापस अगर पुल बैक कहीं बाजार देता है तो शायद सपोर्ट में ये चलता हुआ दिखाई पड़े। तो उस लिहाज से आप इस पर नज़र रखें।
रेजिलियंस की बात है तो दूसरा स्टॉक जो कल मैंने शामिल किया था वो था टाटा कम्युनिकेशन। आज फिर उसी में उसको मैं रीइटरेट करूंगा कि वहाँ पर भी रेजिलियंस आपको कल दिखाई पड़ी थी, वो रेजिलियंस आज भी कंटिन्यू है। आप कल के सत्र में देखेंगे F&O के टॉप गेनर्स में शुमार था टाटा कम्युनिकेशन, और वही जो स्ट्रेंथ है वो शायद प्रिवेल कर सकती है अभी भी। टाटा कम्युनिकेशन के केस में ऑलरेडी हायर लेवल से ईज आउट स्टॉक है और काफ़ी समय से एक रेंज के अंदर ट्रेड करा था, रेंज के बाद में मूव आया है। 2 दिन पहले मानस जुड़े थे, उन्होंने कंसोलिडेशन की बात की थी और कहा था कि इसमें करीब करीब 1120 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट भी है, तो वो भी आप देख सकते हैं, नोटिसेबल है। तो आप टाटा कम्युनिकेशन पे अकॉर्डिंगली यहाँ पर ट्रेड लेके चल सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ और नाम है जहाँ पर आपको नज़र बना कर रखनी होगी, उसमें एक है जोमैटो का। 2 ये स्टॉक में हायर लेवल से तेज़ बिकवाली थी, उस बिकवाली के बाद पुल बैक आया निचले स्तरों से, वापस बिकवाली, और कल भी इसने लोअर लेवल से थोड़ा मूव दिया। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ने जोमैटो के करीब करीब 40 करोड़ शेयर खरीदे, जो कि रफली 5% के आसपास की इक्विटी कंपोज करता है। तो जोमैटो में फंड बाइंग अभी भी हो रही है और ये 18 तारीख की है, जबकि जोमैटो का जो दाम था वो यहाँ से बहुत दूर नहीं था। तो इन लेवल्स के आसपास भी अगर फंड बाइंग कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो उनको दिख ही रहा होगा, बेटर सिचुएशन, बेटर साइड पर। तो इसीलिए आप थोड़ा से पुल बैक के लिए या न्यूज़ फ्लो के बेस पर जोमैटो पर भी नज़र बना कर रख सकते हैं। ऑलरेडी इतनी गिरावट दिखा चुका है तो शायद डाउन साइड अब एटलीस्ट कैप्ड हो, और तेज़ी का तो ट्रिगर गोइंग फॉरवर्ड नंबर्स के बाद पता चली जाएगा। और उसके अलावा चौथा नाम है वो है लेमन ट्री का। इसको लेने की वजह इकलौती एक स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सपेंशन प्लान की खबर, कंपनी ने जो अपने 65 रूम के होटल हैं उनको लेकर इसने कंपनी ने टाई अप किया है, ये हुबली कर्नाटका में। और जिस तरह से कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है और लास्ट क्वार्टर के नंबर्स पूरे स्पेस के देखने को मिले थे, इन दोनों के आधार पर आप लेमन ट्री पर नज़र रखेंगे। सिर्फ न्यूज़ फ्लो के दम पर शायद यहाँ मूव देखने को मिल सकता है। अच्छा, टीम जो है वो कह लीजिए राइट, कहते हैं स्प्लिट इन द मिडिल टाइप्स। अब उसका कोई रैशनल नहीं, अब मुझे पता नहीं सेकंड हाफ में मूव कैसे रहेंगे बाजार के, तो हम जरा स्क्रीन्स को वॉच आउट करेंगे। पहले कुछ आईटी मेजर्स को मेंशन कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा आईटी ऑफ लेट वैसे ही वीक चल रहा है। खैर, जो क्यूज हैं वो सपोर्टिव है नहीं, कई लोगों के लिए इस रीसेंट करेक्शन में फिर से अट्रैक्टिवनेस आईटी की बढ़ भी रही है, पर ठीक है। HCL टेक्नोलॉजीज पहला, जिसको रेड कैटेगराइज कर रहा हूं। हालांकि खबरें आज इन्फोसिस को लेकर हैं, बाकी आईटी प्लेयर्स को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, पर ये HCL टेक्नोलॉजीज वो है जिसका यूरोप एक्सपोजर तगड़ा और यूरोप स्पेसिफिक कंसर्न्स रह रहे के बढ़ रही हैं और बहाना बन गया। हालांकि रुपया वीक हो रहा है, एक बात ध्यान रखिएगा, तो किसी न किसी वक्त ये सब ट्रेंड अरेस्ट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन HCL टेक आज मैं रेड कैटेगराइज करके चल रहा हूं। कल भी ओवरनाइट क्यूज में नैस्डैक फिर से 2.5% करेक्ट होता हुआ नजर आया था। सेलिंग प्रेशर ऐसा था कि नैस्डैक 100 है, वो है ना 100 स्टॉक्स का, और उसमें 95 स्टॉक्स कल पिट रहे थे। इस तरह से ब्रॉड बेस्ड सेलिंग थी। HCL टेक्नोलॉजीज लाल के साथ शुरुआत करी, इस पे जोड़ा साथ में HCL टेक्नोलॉजी इसीलिए क्योंकि यूरोप का तड़का ज्यादा था, और दूसरा मैं यूरोप की रीजन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दूसरा स्टॉक जब आएगा मैस्टेक स्क्रीन पे, तो मैस्टेक का तो एक्सपोजर बहुत ज्यादा यूके स्पेसिफिक है। ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत बैक करती है, उसके लिए जानी जाती है। और अब यूके में जो कंसर्न्स एमिनेट हो रहे हैं वो मैस्टेक के लिए थोड़ी दिक्कत वाली खबर है। अब ये बात अलग है, यूके सरकार इन सब दिक्कतों से उभरने के लिए फंड इन्फ्यूज करेगी, वो जब होगा तब होगा। अभी तो सरकार ही नहीं है, मतलब नया हेड का वेट हो रहा है, तो ऐसे कुछ स्कीम्स रोल आउट हो नहीं रही हैं। इस बीच कल सिटी की एक रिपोर्ट आई। सिटी की रिपोर्ट ये मेंशन करती है कि अगले साल जनवरी तक यूके का इन्फ्लेशन 18% पहुंचता हुआ नजर आएगा आपको। तो ये अभी 10% पे खड़ा हुआ इन्फ्लेशन कुछ नहीं काबू में आना है, सिटी की रिपोर्ट मेंशन कर रही। इस तरह से उस अर्थव्यवस्था पे दिक्कतें पहले, और इसकी दिक्कतें शुरू हो गई थी वो ब्रेक्जिट के साथ, उसके बाद हर इशू इसके साथ है, और इन सब इश्यूज के बीच में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो मैस्टेक को रखेंगे रडार पे। और ये 18% की बात क्यों कर रही थी सिटी ने, उनका स्पेसिफिक लिखा है प्रोड्यूसर साहब ने, एनर्जी प्राइसेस को उन्होंने फैक्टर इन करा है, और यहां से जनवरी तक की कहानी कह रहे हैं, तस्वीर बिगड़ेगी। बाकी के स्टॉक भी स्क्रीन पर ले गए। टाटा मोटर्स लेकर आई है। क्रूड कूल ऑफ जब हो रहा था, अभी तो क्रूड इसीलिए थोड़ा सा स्टेबल हुआ, कल 4% गिरने के बाद उभरा, इसीलिए क्योंकि सऊदी के ऑयल मिनिस्टर के स्टेटमेंट, एनर्जी मिनिस्टर के स्टेटमेंट आए कि प्राइसेस को सपोर्ट करने के लिए कटौती करनी पड़ी तो हम तैयार हैं। इस तरह के स्टेटमेंट से क्रूड स्टेबलाइज हुआ, लेकिन क्रूड गिर इसलिए रहा था कि लार्जली चाइना स्पेसिफिक कंसर्न्स थे। तो चाइना की कंसर्न्स अपनी जगह, दूसरा इंपॉर्टेंट JLR का मार्केट है यूके का,
और यूके में कुछ रिपोर्ट्स तो गोज ऑन टू से कि ये एक डेवलप्ड मार्केट से यूके एक उभरता बाजार इमर्जिंग मार्केट की कैटेगरी में डाल देना चाहिए। ऐसे प्रेशर, ऐसे पॉइंट्स आने वाले हैं इसके साथ। बहुत दिक्कतों में यूके जा रहा है। टाटा मोटर्स इसीलिए रह रहे कि आपको प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आएगा। कंपनी अच्छी है। आजकल सब बात करते हैं इसके ईवी बिजनेस की, इसके डोमेस्टिक सीवी बिजनेस की, वो अपनी जगह है, लेकिन जेएलआर का अभी भी दबदबा बहुत है। पिछले रिजल्ट में आपने देखा होगा शायद, वो मार्जिन्स किस तरह से मैसिव नॉक लेते हुए नजर आए थे। वो पेन हाईलाइट कर रहा था और वो पेन एग्रेवेट ही हो रहा है इस समय, तस्वीर ऐसी है। दूसरा, वो इन ऑटो कंपनीज के लिए अभी तो हम बहुत अच्छी हिंदुस्तान में रह, भोपाल का से याद आ गया था, हिंदुस्तान में भोपाल इसलिए याद आ रहा था कल, अरे भाई साहब रात भर जितने भोपाल स्पेसिफिक ग्रुप्स थे, वीडियो शेयर होने, डैम्स के सारे गेट्स खुले हुए, पानी भरा हुआ रोड्स पे, लाइट नहीं, बहुत बुरा हाल है। वो साइक्लोन का वो इम्पैक्ट बहुत तगड़ा है मध्य प्रदेश में। खैर, तो वो चिप शॉर्टेज, चिप के इश्यूज अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुए और ताइवान को लेकर फिर कंसर्न्स आज इमिनेट हो रहे हैं। चाइना फिर से अपनी चाइना सी में वो लाइव मिलिट्री ड्रिल्स करने जा रहा है। बहुत कुछ हो रहा है। टाटा मोटर्स को रखा है रेट। यूरोप एक्सपोजर की कंपनी, अब ग्लोबल क्यूज से कुछ रेट रखना था तो मैंने यूरोप एक्सपोजर ज्यादा रख दिया इस बार, क्योंकि कंसर्न्स यूके और यूरोप को लेकर, यूरोजोन को लेकर एविडेंट है। उसमें आप टाटा स्टील को जोड़िए। टाटा स्टील भी इसीलिए, टाटा स्टील ने बहुत बढ़िया मूव्स दिखाए। वो जब वो स्प्लिट हुआ तो उसके बाद से सबसे अच्छा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक टाटा स्टील बन गया। शायद हम और आपको लगा कि अब बजट में आ गया इसीलिए हमने थोड़ा सा एग्रेसिव और खरीदा। होता भी ऐसा ही है, इसीलिए स्प्लिट भी करे जाते हैं कि पार्टिसिपेशन बढ़ता है, वॉल्यूम्स पिकअप होते हैं और प्राइस डिस्कवरी ज्यादा बेहतर होती है। पर ये इक्वली स्ट्रॉन्ग अब करेक्शन के मोड में आ रहा है। तो टाटा स्टील, हालांकि मेटल्स में अभी हम लोग 8 बजे चर्चा करेंगे, चाइना बहुत कुछ कर रहा है अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। पिछले हफ्ते के स्टेप्स पे जोड़ दीजिए, दरों में कटौती जो कल हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे, उसके बाद स्पेसिफिक सस्ते लोन्स डोल आउट करने की आज की ताजा खबर है। तो बहुत कुछ कर रहा है, हालांकि फिर भी अभी फॉर द टाइम बिंग मेटल्स को रखा है मैंने रेड में, इसको रेड लेके चल रहा हूं। और क्योंकि यूरोप कंसर्न्स का तड़का कंटिन्यू कर रहा था और मैंने बहुत कुछ ऑटो स्पेसिफिक बता ही दिया, तो मदरसन सुमी को जोड़ दीजिए उस कड़ी में, इसको भी रेट रखा है। 5 हो गए मेरे, आपके कितने हुए थे? मेरे 4, अभी 2 बाकी थे। तो उसमें जो अगले 2 नाम हैं, दोनों मतलब बेसिकली मैंने सारे स्टॉक वही चुने हैं जिनमें रेजिलियंस कल के बाजार में देखने को मिली है। तो एक बार आप लेके आइए सीजी पावर को। सीजी पावर में कुछ फंड बाइंग की बातचीत, जो फुटसी बेस्ड रीबैलेंसिंग है उसको स्मॉल से मिड कैप में और मिड से लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट करने की बातचीत थी। उसके बाद शायद यहाँ पर फंड बेस्ड बाइंग प्रिवेल करते हुए दिखाई पड़ सकती है। वैसे भी इस पूरे मोमेंटम में स्टॉक में बहुत ज़्यादा कोई गिरावट दिखाई नहीं है। मुर्गप्पा रूपी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड के बाद यहाँ तक पहुँची है, तो आप उस लिहाज से भी इस पर नज़र रखेंगे। और एक बैंको प्रोडक्ट्स को और देखिए, क्योंकि ये स्टॉक लगातार तेज़ी के साथ साथ नए हाइस पे कामकाज कर रहा है और जिस तरह की इसने तेज़ी दिखाई है और अपने हाइस के आसपास ऑलरेडी पहुंच गया है, तो हो सकता है जो तेज़ी का मोमेंटम है वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़े। तो बैंको प्रोडक्ट्स एक और ऐसा नाम रहेगा जिसके ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। शायद वहाँ पर भी पॉजिटिव मोमेंटम जो अब तक स्टॉक के अंदर बना हुआ है, ईयर हाई के आसपास स्टॉक है, वो आगे भी शायद कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ओके, जो 6 स्टॉक है, अब मैं ग्रीन, मैंने कहा था राइट इन द मिडिल स्प्लिट है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को रख दीजिए स्क्रीन पे। कुछ अप्रूवल लिस्ट आई है सोलर मॉड्यूल्स के लिए, उसमें बीएल का नाम, और बीएल वैसे भी बहुत स्वीट स्पॉट पे। अच्छा, उसी कड़ी में उसी लिस्ट से कुछ और जो नाम सामने आए वो आगे टीम में होंगे, तब डिटेल में इस पे बातचीत करूंगा। इस नोट पर यहाँ पे क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर बची हुई 4 की जो टीम्स हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। आप देख रहे हैं सीधा सौदा। सो फार जो संकेत है वो थोड़े वीक साइड पे ही आपको दिखाई पड़ेंगे, चाहे SC50 के हों या फिर एशियन मार्केट्स के हों। मेजरली सभी प्रेशर में, रफली आधा से 1% के आसपास की बिकवाली वहाँ पर देखने को मिल रही है। 6 स्टॉक्स पर हम बातचीत कर चुके हैं। जो मेरी तरफ से अगले 4 स्टॉक्स हैं उसमें एक नाम है TCS। हालांकि आज पूरे IT स्पेस में प्रेशर रहेगा, TCS में भी शायद शुरुआती कारोबार में प्रेशर देखने को मिले, लेकिन लोअर लेवल से अगर पुल बैक आता है तो ये स्टॉक थोड़ा भी पार्टिसिपेट कर सकता है कि यहाँ पर ऑलरेडी डाउन साइड कैप्ड है। तो एक कॉन्ट्रेरियन कॉल हो सकती है TCS आप बाकी IT कंपनी की कंपैरिजन में, लेकिन बहुत ही रिस्की भी हो सकती है। तो थोड़ा स्टॉप लॉसेस को डीप साइड पे अपने रखिएगा अगर आप इस पोजीशन में लॉन्ग साइड पे जा रहे हैं। फंडामेंटली ऑब्वियसली बात, कोई दिक्कत नहीं है। देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी IT कंपनी है, तो उस लिहाज से आपको नज़र रखने की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अदरवाइज कहीं भी नीचे डिप मिले तो आप इसमें पोजीशन देख सकते हैं अपने हिसाब से। आइनॉक्स लेजर, ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक रहेगा जिसको आप तेजी की साइड देख सकते हैं। उसकी वजह है, पहले आप आइनॉक्स में एक
रीसेंट ट्रिगर तो यही, कंपनी 32 साल बाद श्रीनगर में पहला मल्टीप्लेक्स खोलने जा रही है, एक तेज़ी की उम्मीद इस लिहाज से भी आप रखेंगे। लेकिन दूसरा एक बढ़िया ट्रिगर ये भी बन रहा है कि पीवीआर और आइनॉक्स दोनों को आप अगर इस स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो दोनों का जो मर्जर रेशियो है उसके लिहाज से 3 पीवीआर के सामने 10 आइनॉक्स के शेयर आते हैं। तो अगर उस रेशियो को आप एडजस्ट करेंगे तो करीब करीब 10% के डिस्काउंट पे आपको आइनॉक्स दिखेगा, या 11-12% प्रीमियम पे आप मान सकते हैं कि पीवीआर भी आपको दिखाई पड़ रहा है। तो पीवीआर ऑलरेडी पिछले 5 दिनों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है, तो वहाँ पे अगर गिरावट थोड़ी सी भी और बढ़ती है और आइनॉक्स में थोड़ी तेज़ी बढ़ती है तब जाके रेशियो शायद मैच होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, जिनकी मर्जर रेशियोज ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो इस लिहाज से एक आइनॉक्स के अंदर थोड़ी वैल्यू भी है। तो अगर मूव आता है, और वैसे भी इनके दक्षिण भारत में पैठ ज़्यादा मजबूत है, तो जो दक्षिण की मूवीज़ का रिलीज़ है वो भी इस कंपनी के लिए ज़्यादा अच्छा ट्रिगर काम कर सकता है पीवीआर के कंपैरिजन में। तो आप आइनॉक्स पर नज़र रख सकते हैं, शायद यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है, इसीलिए कल इसने तेज़ी दिखाई थी और पीवीआर के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा था। अच्छा, इसके अलावा इन्फोसिस ये उल्टे ट्रेड में आता है। अब जो लाल ट्रेड की अगर आप नज़र रखना चाह रहे हैं तो इन्फोसिस को फोकस करिएगा। कल न्यूज़ फ्लो भी था जो मनी कंट्रोल एक्सक्लूसिव था कि इन्फोसिस ने वेरिएबल पे में 70% तक की कटौती की है, और ये कटौती टीसीएस विप्रो के वेरिएबल पे के शिफ्ट करने के बाद है। उन्होंने तो वेरिएबल पे को शिफ्ट किया था, लेकिन इन्फोसिस से सीधे कटौती आ गई, 70% तक ले आए अपनी वेरिएबल पे को घटा के। तो ये मार्जिन प्रेशर के चलते इन्होंने काम किया है। तो इन्फोसिस में से सीधा नीजक रिएक्शन होगा। कल 1.5% ऑलरेडी टूटा हुआ था, तो कुछ कितना होगा कहना मुश्किल है, लेकिन नीजक रिएक्शन रहेगा। और इसी का ही कॉन्ट्रेरियन शायद टीसीएस के अंदर एक पॉजिटिव रिएक्शन शायद देखने को मिल सकता है, लेकिन वो भी लोअर लेवल से। अच्छा, मेट्रोपोलिस यहाँ पे वीकनेस प्रिवेल कर रही है। कल साल के निचले स्तरों पर था ही, वो फार्म इजी के आईपीओ के वापस लेने के बाद वैल्यूएशन घटने के चलते यहाँ पर भी नेगेटिव ट्रिगर बन रहा है। तो शायद ये नेगेटिव ट्रिगर अभी और प्रिवेल कर सकता है कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कमांड कर रही थी कंपनीज, तो शायद वो प्रीमियम अब शेड होगा फर्दर। तो आप उस लिहाज से मेट्रोपोलिस में नजर रखें, थोड़ा बहुत बिकवाली यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकती है। ओके, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मेंशन कर रहा था ग्रीन में, कह रहा तो कंपनी अपनी चाल चल रही है, बहुत ही बढ़िया बिजनेस वैसे भी है, और डिफेंस एज अ स्पेस रडार, तो उसके लिए चाम अलग। लेकिन कुछ और छोटी कंपनी, अब ये क्या है आप दिखाइए स्विलेट एनर्जी, विसाका इंडस्ट्रीज को स्क्रीन पे। गवर्नमेंट ने नई लिस्ट जारी करी है सोलर पीवी मॉड्यूल्स के मैन्युफैक्चरर्स की। तो दरअसल ये डोमेस्टिक सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट होगा, बड़े ऑर्डर्स डोल आउट होंगे। ये सब इनलिस्टेड हैं गवर्नमेंट के सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करने के लिए। क्या प्रोजेक्ट्स हैं? 100 गीगावाट्स इस दिसंबर 2022 तक ले जाने के टारगेट सरकार ने रखे हैं, और अब तक केवल 48.7 गीगावाट के सोलर प्रोजेक्ट जून तक रोल आउट हुए थे। तो इस तरह से तगड़ा डोल आउट होने, इसी और ये सब अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट में आ गए, इसीलिए इनको रडार पे रखा है। कल वैसे सब ये ग्रीन थे जब बाजार कमजोर था, एक बात ध्यान रखिएगा, तो जरा वॉच आउट करिएगा। और जब सोलर की बात हो रही है तो फिर एक जब इस तरह की टेलविंड्स की बात हो रही है, सरकार का एग्रेशन है वो टारगेट्स को अचीव करने के लिए, तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स को लेकर आई है। एक इकलौती कंपनी है भाई जो ग्लास मैन्युफैक्चर करती है उसके लिए, बोरोसिल रिन्यूएबल्स को। और चाइना से वैसे ही हमने वो इंपोर्ट ड्यूटी की समय सीमा और बढ़ा दी है। तो सब पॉजिटिव्स हैं और ये सेक्टर टेलविंड्स हैं, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। और जाते जाते एक आखिरी स्टॉक है फोर्ब्स एंड कंपनी, पर ये स्टॉक वैसे ही उछलना शुरू हो गया है। कल एक्स डेट है जिसमें 65 रुपए का स्पेशल डिविडेंड डोल आउट होना है, और कल की तेजी के बावजूद 65 रुपए का डिविडेंड डोल आउट मतलब 7% की यील्ड तो इसी स्पेशल डिविडेंड से बन जाती है। इसीलिए इस तरह का मूव स्टॉक पे बन रहा है। रखिएगा आज रडार इसको। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार इन टीम्स का एक क्विक रैप।